नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस में, ठीक है। जनरल साइंस हमारा जो टॉपिक है आज चाल और वेग है, ठीक है। जिसे इंग्लिश में स्पीड एंड वेलोसिटी कहते हैं। चाल को हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं और वेग को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो चाल और वेग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाल और वेग क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को पढ़ते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। यानी राशियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो राशियों यानी क्वांटिटी जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, नंबर्स के रूप में यानी संख्या के रूप में, जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्वांटिटी कहलाती हैं, राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ अरब, ठीक है। तो उसके अनुसार हम इनको काउंट कर सकते हैं। आयु को भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। वस्तु का भार 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, वो भी क्या है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। और मेज की लंबाई 1 मीटर 2 मीटर, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ यानी एक ऐसा रूप है, यानी जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, ठीक है। तो राशि, अब राशि यानी जो होती हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम भौतिक राशियाँ। कौन सी वाली, भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी। आज जो हम भौतिक यानी भौतिकी में पढ़ रहे हैं, फिजिकल यानी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपके, हमारा चाल और वेग है, ठीक है। तो चाल और वेग को पढ़ने से पहले ये जो होता है, चाल और वेग जो होता है, ये भौतिक राशियाँ होती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उसको पढ़ते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के रूप में पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि क्या होती हैं, जिन्हें हम राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यानी भौतिकी में जिन्हें हम राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, यानी जो वस्तु का द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि है, ठीक है। बल भौतिक राशि है। चाल, दूरी, विद्युत धारा और घनत्व, ये सब क्या है, भौतिक राशि होती हैं। क्या होती हैं, ये भौतिक राशि होती हैं। अब आगे देखते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, सदिश और अदिश, ठीक है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले उनको हम पढ़ते हैं कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो अदिश और सदिश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अदिश राशि। क्या, कौन सी राशियाँ, अदिश राशियाँ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या होती है, वह राशि है जिनका केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परंतु इनकी दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। आदिश का मतलब हो रहा है यानी नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, अब द्रव्यमान को हम केवल ऐसे तो बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम। अब ऐसे तो नहीं बोलते 1 किलोग्राम उत्तर पूर्व पश्चिम, ऐसे तो नहीं बोलते। तो इनमें क्या है, यानी हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यानी दिशा नहीं होती है। तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में द्रव्यमान है, दूरी है, समय, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप, ये सब कैसी राशि हैं, कैसी राशि हैं, अदिश राशियाँ। कैसी राशि हैं, ये अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान, इनको याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, ठीक है। तो अदिश राशि में द्रव्यमान आता है, ठीक है। दूरी है, दूरी जैसे हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हम ऐसे नहीं लिखते उसको कि 1 किलोमीटर पूरब की हो। तो ये अदिश राशियों में हम नहीं लिखते दूरी को, ठीक है। तो देखिए समय, चाल और आयतन, कार्य, शक्ति, ताप, ये सब कैसी हैं, अदिश राशियाँ। उसके बाद चलते हैं सदिश राशियों की तरफ। सदिश राशियाँ, ठीक है। सा माने सहित, यानी दिस माने दिशा, यानी जिसमें दिशा सहित, यानी जिसमें दिशा भी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है, वो क्या, कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें परिमाण होता है, उसके साथ साथ उनमें दिशा भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि कौन सी होती है, जैसे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे विस्थापन क्या होता है, ठीक है। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग इत्यादि, ये सब कैसी हैं, सदिश राशि है, क्योंकि इनमें दिशा होती है, ठीक है। जो वेग होता है ये निश्चित दिशा में तय की गई, यानी दिशा कैसी आ रही है, निश्चित निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब वेग हमारे सदिश हो गया, तो संवेग भी क्या होता है, सदिश होता है। तो त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। तो ऐसी सदिश राशि कहलाती है कौन सी, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनमें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें तो इनमें सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या होता है, वो देखते हैं कि अदिश राशियाँ,
अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें दिशा नहीं होती, ठीक है। अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों से जोड़ा व घटाया जा सकता है, यानी अदिश राशियों को हम जो गणित के जो नियम होते हैं, प्लस जोड़ घटाव है ना, जो भी अपने ठीक है माइनस है, यानी तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गणित के जो साधारण नियम है उनके हम 2 + 2 = 4, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। अदिश राशियों को साधारण अक्षरों के द्वारा, जैसे डब्लू को, कार्य को डब्लू के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी अदिश राशि को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कार्य यानी कैसे हम डब्लू के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैसे डब्लू के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशियों में दिशा व परिमाण होता है, यानी सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए इन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों से जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि है उनको हम गणित के साधारण नियमों से जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है। ये एक अंतर ये हो गया। सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तीर लगाकर व्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हमने एफ लिखा, ठीक है। अब एफ के साथ उसमें हम उसकी दिशा भी व्यक्त करनी होती है। एफ तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे मान लिया कि 20, ठीक है। अब उसके बाद ये दिशा व्यक्त कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, उसके साथ दिशा भी होती है। तो जब दिशा भी व्यक्त करनी होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सदिश राशि होती है, ठीक है। तो सदिश राशि क्या होती है, जिनमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उसको हम एक वेक्टर चिन्ह द्वारा उसके ऊपर व्यक्त किया जाता है, तो ठीक है। सदिश राशियों को हम क्या करते हैं, वेक्टर के द्वारा, हम उसको क्या करते हैं, एक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये सदिश राशियों में अंतर होता है मुख्य। उसके बाद चलते हैं कि हमने सदिश राशियाँ पढ़ ली, अदिश राशियाँ होती हैं। तो सदिश राशियों में, अदिश राशियों में ही हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चाल और वेग को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले चाल और वेग को पढ़ने से पहले, कि चाल और वेग को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ टर्म आते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेस्ट एंड मोशन, यानी रेस्ट यानी विराम, मोशन माने गति। विराम क्या होता है, गति क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं विराम, रेस्ट। यदि कोई वस्तु एक स्थान पर उसके चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती है, यानी एक वस्तु है, कोई यहाँ वस्तु है और अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा कैसी रहती है, ये स्थिर रहती है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो उसे, इस अवस्था को वस्तु की विरामावस्था कहते हैं, विरामावस्था। यानी जैसे पेड़ है, अब पेड़ क्या होता है, अपने चारों ओर के जो, अपने जो चारों ओर के जो वातावरण से वो क्या है, वहाँ पे स्थिर है, लेकिन क्या वो गति नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। पेड़, एक पेड़, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ कैसा है, एक विरामावस्था में है, कैसे, विरामावस्था में, वो चलायमान नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं मोशन, गति, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपनी चारों ओर की वस्तु की अपेक्षा बदलती रहती है, तो उसे उस वस्तु, तो वस्तु की इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की जो वस्तुओं के पीछे क्या है, अपनी स्थिति बदलते, कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी तो उस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, अब नदी होती है, ठीक है, नदी में अगर हम देखते हैं, तो नदी में अगर हम नाव चलाएं, ठीक है, नाव चलाएं, तो नाव क्या क्या होती है, चलायमान है, कैसी हो रही है, गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है। तो नाव कैसी होगी, गति कर रही है, क्यों, क्योंकि वो चलायमान है, ठीक है, चलती हुई नाव। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, तो ये भी किसके कारण है, गति के, यानी जो गति में होते हैं, क्या होते हैं, वो अपनी स्थिति बदलते हैं। तो नाव कैसे अपनी स्थिति, पहले यहाँ थी, उसके बाद ये चेंज होती रहती है, ठीक है। वायुयान भी एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, उसकी स्थिति बदल रही है अपनी चारों की वस्तु की अपेक्षा है। तो इस प्रकार की जो, ठीक है, राशि क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी, ठीक है। हमने विराम में गति पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं दूरी, दूरी क्या होती है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ठीक है। डिस्टेंस, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी गतिमान, किसी समय में, कोई समय में, ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, देखिए देखिए, ये कोई हमने वस्तु यहाँ से, और वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। अब इसमें कुछ समय लिया, क्या लिया इसने, टी समय लिया। अब इस समय में ये क्या है, ये यहाँ पर इसने एक मार्ग यहाँ से वहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसने मार्ग की जो लंबाई है, यहाँ तक जो लंबाई है, वो क्या कहलाएगी, मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। अब ये दूरी कितनी हो सकती है आपकी, कितनी भी, अब जितनी ये लंबाई तय की जाएगी उतनी उसकी दूरी होगी, ठीक है। तो मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वह केवल परिमाण को व्यक्त करती है। दूरी कैसी है, अदिश राशि है, केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त नहीं करती, ठीक है। तो ये कैसी होगी, अदिश राशि होती है। इसका मान धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि देखिए दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक फिर आगे बढ़ेंगे,
तो दूरी फिर बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगी। तो दूरी हमेशा प्लस होती है, क्या होती है हमेशा, कैसी होती है, प्लस होती है। इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। यहाँ जैसे 1 मीटर आ गया, यहाँ पर 1 मीटर और चले तो 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ 1 मीटर चले तो 3 मीटर हो गया। तो हमेशा ये प्लस होगी, क्या होगी, प्लस होगी, कभी घटती नहीं है। तो दूरी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, और इसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मार्ग पर, यानी हम किस प्रकार का मार्ग पे चल रहे हैं उसके अनुसार क्या है, दूरी निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय तथा 2 किलोमीटर विद्यालय से घर आया, यानी यहाँ पर घर है, ठीक है, अब घर से कितना गया, 2 किलोमीटर गया यहाँ पे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय गया, विद्यालय गया। अब 2 किलोमीटर इधर गया, लेकिन उसके बाद क्या, वापस फिर लौट के आया, फिर कितना दूरी तय करी उसने, 4। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगा, यानी टोटल 2 किलोमीटर तो इधर जाते टाइम और 2 किलोमीटर आते टाइम, ठीक है, प्लस होती है हमेशा। तो 2 किलोमीटर आते टाइम, 2 किलोमीटर जाते टाइम, तो कुल दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, उन दोनों, यानी जो भी मार्ग की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक उसने तय किया, इसके इतने इतने मार्ग की लंबाई उसने तय की पहले, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, ये दूरी फिर दोबारा यहाँ से वापस तय की। तो यानी जो पहले ये मार्ग लंबाई थी, उतनी मार्ग की लंबाई दोबारा उसने तय की है। तो टोटल लंबाई, जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, यानी जो टोटल मार्ग की लंबाई होगी वो उसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वस्तु है, पहली कंडीशन ये है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, वस्तु पहली वस्तु यहाँ से एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन से गई, तो यानी ये प्रारंभिक कंडीशन है इसकी, क्या है ये प्रारंभिक कंडीशन, और ये क्या है इसकी अंतिम कंडीशन। तो प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन की जो बीच की सीधी दूरी है, ये बीच की क्या है, सीधी दूरी, क्योंकि निश्चित दिशा में ही क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रारंभिक और अंतिम बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, यह परिमाण व दिशा दोनों को व्यक्त करता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों यानी दो बिंदुओं के मध्य है, इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में। ठीक है, कोई सी भी दिशा में, एक दिशा में बताएगा। ठीक है, तो यानी ये एक निश्चित दिशा बताता है विस्थापन। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, क्योंकि परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको कि जो विस्थापन होता है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता कि मार्ग पर हम कैसे चल रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करता। केवल किस पर निर्भर करता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या आती है, उसके बाद अंतिम स्थिति क्या आती है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की सीधी बीच की दूरी वो क्या है, विस्थापन कहलाएगी। आप चाहे वाले कैसे चलें, तो इस प्रकार इस मार्ग भी चलें तो प्रारंभिक स्थिति ये होगी और अंतिम स्थिति होगी, तो इसके जो बीच की जो सीधी दूरी है, यानी मार्ग की जो सीधी दूरी है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि मार्ग कैसा है, मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, यानी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की जो बीच की दूरी है ना, वो ही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। कि मार्ग की लंबाई पर, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे देखे चलते हैं, एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय, छात्र गया यहाँ से, ये घर है उसका। ठीक है, उसके बाद ये अब उसका क्या है, स्कूल है। ठीक है, स्कूल है, विद्यालय। अब यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद क्या है, वापस फिर वो यहाँ आ गया। तो उसने कितना, कुल विस्थापन कितना हुआ कि उसकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, जहाँ था वहाँ पहले से ही आ गया। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु यही रहेगा, इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और सेकंड बिंदु भी यही है, तो दोनों बिंदु एक ही जगह। तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, उसका विस्थापन शून्य होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बीच की दूरी क्या है, उसकी शून्य है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु वही है और अंतिम बिंदु भी उसका वही है, तो इस प्रकार विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। उसके देखिए, इसके और उदाहरण देके चलते हैं। देखिए जैसे हमने मान लेते हैं, एक हम वृत्ताकार गति में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ से गया और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति ये थी, सेकंड स्थिति ये है। अब यानी जो उसका विस्थापन होगा वो कितना होगा, इसके व्यास के बराबर होगा। इस वृत्त के किसके बराबर होगा, व्यास किसके बराबर होगा, डैश यानी व्यास के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड स्थिति देखते हैं। सेकंड स्थिति अगर हम देखते हैं कि बस यानी जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यहाँ से घूम के और फिर वापस यहीं आ जाता है। प्रारंभिक वस्तु, प्रारंभिक की इसकी बिंदु भी यही है और इसका अंतिम बिंदु भी यही है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो विस्थापन होगा वो व्यास के बराबर होगा, सीधी दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी क्या होगा, ये व्यास होगा। ठीक है, तो यानी व्यास के बराबर होगा। ठीक है, डायमीटर के बराबर। उसके बाद
यहाँ पे क्या होगा, जीरो की इसको यानी पूरा घूम के यहीं आ गया, तो क्या होगा इसका, क्या होगा ये होगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये व्यास होगा और यहाँ क्या होगा, शून्य होगा। तो दो स्थिति हमने इधर से यहाँ से पॉजिटिव हो गया, ये क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ये क्या हो गया, शून्य होगा। अब नेगेटिव कैसे होता है, देखिए नेगेटिव का मतलब होता है जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है 2 किलोमीटर गए, कितना गए 2 किलोमीटर, अब फिर हम वापस होके यहाँ पे आ गए और कितना 1 किलोमीटर आ गए। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे हुआ, पहले हम 2 किलोमीटर गए, लेकिन जो उसकी जो अंतिम बिंदु तो ये है और प्रारंभिक बिंदु ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, एक ही होगी। क्यों, क्योंकि दो में से एक घटेगा, कितना घटेगा, एक घटेगा, तो एक यानी माइनस भी होता है, इसका मान क्या होता है, माइनस भी होता है। यानी ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चाल, अब चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। किसी वस्तु की निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर निश्चित समय में, निश्चित दिशा नहीं है यहाँ पे, क्या है निश्चित समय, कोई निश्चित समय, ठीक है 1 घंटे या 2 घंटे, 1 मिनट या 2 मिनट, कोई भी निश्चित समय, तो 1 मिनट में कितनी उसकी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, कोई वस्तु 1 मिनट में या 2 मिनट में, 1 घंटे में उसकी कितनी दूरी तय कर रही है, वो उसे हम उसकी चाल कहेंगे। तो चाल क्या होता है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटे समय, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। कोई वस्तु के द्वारा यानी एकांक समय में या इकाई समय में, पर यूनिट समय में, तो उसके पर यूनिट टाइम में जो तय की गई दूरी होती है वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, जिसे हम स्पीड कहते हैं। अब इसमें कोई भी दिशा ज्ञान नहीं होता, किसी वस्तु की चाल क्या है, चाल कोई दिशा प्रदर्शन नहीं करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि होती है। कैसी होती है, चाल एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब जैसे उसका उदाहरण देखें, जैसे कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी कितनी तय कर रही है, 150 किलोमीटर, कितना टाइम ले रही है, 3 घंटे, तो 3 का इसमें 150 में भाग देंगे तो 3। ठीक है, फिर दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर में, ठीक है, और समय कितना है, घंटे में, तो उसकी चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या होगी, चाल होगी। क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या होगी, चाल होगी। ठीक है, उसके उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, औसत चाल। ठीक है, अब क्या होती है, कुछ जैसे हम जैसे कोई भी वाहन में जाते हैं तो उसकी औसत चाल कभी कम हो जाती है, कभी हम कम स्पीड में जाते हैं, हम कभी ज़्यादा स्पीड में जाते हैं, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, देखें। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, यानी दूरी तो हमारी कैसी है, समान है। ठीक है, लेकिन चाल क्या है, अलग अलग है, चाल क्या है, अलग अलग है, तो उसको हम एवरेज स्पीड यानी उसकी एवरेज चाल कैसे निकालते हैं और औसत चाल कैसे निकालते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है, यहाँ से v1 चाल से तय करती है, और उसके बाद उतनी ही दूरी को ये v2 से तय करती है, ठीक है, चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का सूत्र क्या होगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस सूत्र से हम इस प्रकार औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल किस कंडीशन में निकालेंगे, जब वस्तु चाल उसकी अलग अलग हो, चाल कैसी हो, अलग अलग हो, और दूरी सेम हो, दूरी क्या हो, सेम हो, समान दूरी, दूरी तो सेम होनी चाहिए, लेकिन चाल कैसी हो, अलग अलग, v1 v2 चाल अलग अलग है, और क्या है, दूरी सेम हो, तो उसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, यानी 2 इंटू पहली चाल और दूसरी चाल का गुणनफल, उसके बाद दोनों को योगफल अपॉन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से, चाल भी अलग अलग है और समान समय तक चलती है। ठीक है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समय तक, यहाँ पे क्या था, समान दूरी तय कर रहा था, यहाँ लेकर समान समय तक चले, तो यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल कितनी है, v1, तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल कितनी है, v1 v2 है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी होगी, यानी पहले कितना था, v1, उसके बाद v2, तो औसत चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ के उसका हम क्या कर देंगे, योग करके उसका 2 का उसमें भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमें इस सूत्र के द्वारा हम औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल किस कंडीशन में निकलेगी, चाल तो अलग अलग है लेकिन समय कैसा है, समान है। यहाँ पर समय समान है, टाइम समान है, ठीक है, यहाँ पर क्या समान है, दूरी, डिस्टेंस समान है। ठीक है, तो डिस्टेंस समान के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं, और जब समय समान हो तो उसके लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वेग की तरफ। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, किसी वस्तु की निश्चित समय में निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन को वेग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है,
अब निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होगा, विस्थापन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वेग को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वेग क्या होता है, यानी विस्थापन। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब बटे समय, ठीक है। अब इकाई, किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यानी वेग को हम कैसे लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। यानी वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन कैसी राशि है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित दिशा आ रही है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो निश्चित दिशा कैसी है, सदिश राशि है। तो ये भी एक कैसी राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। किसी वस्तु, अब उसके बाद देखते हैं, किसी वस्तु की वेग में दिशा प्रदर्शित होती है। तो वेग को हम कैसे व्यक्त करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से। क्यों, वेग कैसी है, सदिश राशि है, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे कोई वस्तु जयपुर से दिल्ली, अब जयपुर से दिल्ली कोई एक दिशा तो है, जयपुर से जा रहा है और दिल्ली की तरफ, तो क्या है, वो एक दिशा बता रहा है, ठीक है। 3 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा जयपुर से दिल्ली की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, जयपुर से दिल्ली की तरफ क्या है, दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है, ये तो आपका क्वांटिटी यानी आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, लेकिन दिशा क्या है, जयपुर से दिल्ली की तरफ। तो दिशा भी बताता है वेग, ठीक है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वेग बराबर वस्तु द्वारा निश्चित निश्चित दिशा में तय की दूरी, इसको हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और विस्थापन को हम स्मॉल एस से और समय को टी से व्यक्त करते हैं। तो वेग क्या है, वेग मीटर प्रति सेकंड है, समय क्या है, मीटर में है। दूरी है आपकी किस में, सॉरी, दूरी किस में है, मीटर में व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर समय को सेकंड में। इस प्रकार मैट्रिक पद्धति में, मैट्रिक प्रणाली में वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। यानी एमकेएस सिस्टम होती है मीटर प्रति सेकंड, या किलोमीटर पर आवर। क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ब्रिटिश सिस्टम होती है फुट प्रति सेकंड। क्या होती है, फुट प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वेग से आगे। अब चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य अंतर पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी यहाँ पर केवल दिशा नहीं दी है, यहाँ पर दिशा नहीं दी होती, यहाँ पर दिशा होती है, ठीक है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी इधर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु की चाल में दिशा प्रदर्शन नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, केवल प्रमाण होता है। इसमें दिशा और प्रमाण दोनों होते हैं, ठीक है। इसका चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय होता है। यह कैसी राशि है, आदेश राशि है। यह कैसी राशि, आदेश राशि है। तो ये मुख्य अंतर इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं त्वरण की तरफ। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे हम इंग्लिश में, ठीक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कोई भी वस्तु में, कोई वस्तु होती है तो उसके यानी समय में, एकांक समय में उसके वेग में परिवर्तन की, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, त्वरण कहेंगे, ठीक है। कहने मतलब वेग में परिवर्तन, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। पहले पहले वेग v1 था, उसके बाद वेग क्या होगा, v2 हो गया। लेकिन क्या लगा, समय t लगा। इतने समय में उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v1 माइनस v2 परिवर्तन हुआ। v1 था, उसके बाद v2 हो गया, तो ये परिवर्तन ये होगा, अंतर होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जब वेग बढ़ रहा हो, ठीक है, जब वेग बढ़ रहा हो तभी त्वरण कहलाएगा, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश। क्यों, वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि हो गया। इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि वेग बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, यदि वेग घट रहा है तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं या मंदन कहते हैं। जब वेग घट रहा हो तो उसे हम मंदन कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि मंदन क्या होता है, जब वेग घट रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, त्वरण को हमने ए से व्यक्त किया वेग में, यानी ये आपका जो अंतिम वेग है, ठीक है, माइनस प्रारंभिक, यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग और इसको कहते हैं अंतिम वेग और समय, ठीक है। एकांक समय में अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, बटे समय। तो ए क्या है, त्वरण, यू प्रारंभिक वेग, बी अंतिम वेग और टी क्या है, समय। तो इस सूत्र के द्वारा हम त्वरण, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा, उसके बाद चलते हैं त्वरण की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। त्वरण की इकाइयाँ जो होती हैं, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होती है। एम के सिस्टम में इसका होता है, देखिए हम वैसे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये क्या होता है, वेग बटे समय होता है। अब वेग बटे समय होता है, ठीक है। अब वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब उसमें भी समय का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड गुना सेकंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस में हो जाएगा, ये एम के एस में, ठीक है। सी जी एस में हो जाएगा ये मीटर की जगह सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ पी एस में हो जाएगा फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो तीनों पद्धतियों में ये मात्रक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मात्रक भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इनको भी याद करना है, ठीक है। तो हमने त्वरण पढ़ लिया।
अब देखिए त्वरण के अब आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए जैसे हमने एक हमारी कोई एक बाइक है हमारे पास, सबसे पहले हमारा वेग बढ़ता गया, वेग बढ़ता गया, ठीक है। समय के अनुसार हमारा क्या हुआ, ये वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। समय इधर है, ठीक है, एक तरह से। अब वेग बढ़ता गया, उसके बाद फिर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जब वेग बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ये धनात्मक त्वरण या इसे हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। जब वेग घट रहा है तो उसे हम मंदन कहेंगे। ये तो मंदन वाली स्थिति होगी, ये क्या होगी, मंदन वाली स्थिति। और ये कैसी स्थिति होगी, प्लस वाली स्थिति होगी, यानी त्वरण वाली स्थिति होगी, ये माइनस वाली स्थिति होगी, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, त्वरण और मंदन में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं, कब, जब वेग बढ़ रहा हो। लेकिन जब वेग घट रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसमें प्रारंभिक वेग का मान कम होता है, क्योंकि इसमें त्वरण में जो होता है प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे देखिए यहाँ से इस प्रकार, अब ये प्रारंभिक वेग क्या होगा, त्वरण में क्या होगा, ये तो प्लस त्वरण है, ये माइनस, ठीक है। ये मंदन है, ये क्या है, मंदन है, ठीक है। ये त्वरण है, ये त्वरण है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें तो जो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, कम होगा। इसमें प्रारंभिक वेग का मान ये यहाँ से प्रारंभिक वेग मान है। मंदन में तो प्रारंभिक वेग का मान ज़्यादा होगा, लेकिन त्वरण में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसमें अंतिम वेग का मान अधिक होता है। देखिए त्वरण में क्या होगा, अंतिम वेग का मान, त्वरण में क्या होता है, ये अंतिम वेग है तो अंतिम वेग का मान ज़्यादा होगा, और मंदन में तो अंतिम वेग का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन अलग है। ये धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, धनात्मक मान होता है इसका, ठीक है। सूत्र यही होता है, लेकिन इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका धनात्मक मान होता है, इसका ऋणात्मक मान होता है, केवल अंतर ये इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। एक गुरुत्वीय, वो तो अभी जो हमने पढ़ा था रेखीय त्वरण पढ़ा था, एक यानी यहाँ धरती के लेवल में सीधी दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रेखीय त्वरण, ठीक है। उसके बाद जो गुरुत्व यानी गुरुत्व के अधीन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या होता है, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। जो पृथ्वी का एक नियम है, पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अतः पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। अब जब कोई वस्तु ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो उसमें जो उत्पन्न होता है त्वरण उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें जो अब इसमें जो वेग में परिवर्तन होगा, पहले वेग यहाँ अलग था, यहाँ पर वेग है, यहाँ पर v है, ठीक है, यहाँ पर वेग u है, यहाँ पर v है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है। अब वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ वेग कम होगा, यहाँ वेग ज्यादा होगा, तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आज जब वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो आपका ग्रेविटी कारण उत्पन्न होगा, क्योंकि ग्रेविटी कारण उत्पन्न है तो इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व, यानी गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है। इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है एम के एस में होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में इसका होता है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफपीएस में होता है इसका 32.2 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है, आपको इस कंडीशन को ध्यान रखना है। अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पर जो जी होगा वो माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो गुरुत्व है वो क्या है, हम खुद पैदा करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर जी कैसा होगा, माइनस होगा। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे की आ रही है स्वतंत्रतापूर्वक आएगी, यहाँ से कैसे आएगी, स्वतंत्रतापूर्वक, लेकिन यहाँ पर यहाँ से कैसे जाएगी, फोर्स लगा करके। जैसे हम रॉकेट भेजते हैं तो फोर्स लगा कर भेजते हैं, तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्रतापूर्वक आ रही है, इसमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। ऊपर से वस्तु नीचे की तरफ पृथ्वी के अपने जो नियम के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ आती है, तो इसमें प्लस जी होगा और इसमें माइनस जी होगा। ऊपर की तरफ माइनस जी होता है यानी माइनस आता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये आपको कुछ नियम होता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपनी यानी दूसरी प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब गुरुत्व क्या होता है, बस गुरुत्व पृथ्वी का वह गुण है जिसके कारण पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। एक एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जब अपनी पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर जब वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, तो उसे हम कहते हैं गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। अब गुरुत्व बल क्या होता है, यानी वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र को आकर्षित करती है। यानी कौन सा बल, वो बल
जो जिससे क्या होती है, पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, देखो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस नियम के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, तथा यह आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है, के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है एक m1 की वस्तु है और एक m2 की वस्तु है। ठीक है, ये दोनों वस्तु अपनी ओर आकर्षण करती हैं। तो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इन दोनों में जो बल लगने वाला है वो क्या होता है, यानी इनकी जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दोनों के द्रव्यमान गुणनफल तो क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो एफ प्रिपोजल टू क्या है, m1 इंटू n2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, किसके, हाँ, द्रव्यमान के। ठीक है, और उसकी जो बीच की दूरी है उनका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डी होगी और यहाँ पे ये दोनों के द्रव्यमान होंगे। ठीक है, m1 m2। एफ क्या है यहाँ पर, आकर्षण बल है, यानी जो आकर्षण बल लगता है दोनों वस्तुओं के बीच में। m1 m2 वस्तुओं का द्रव्यमान है, डी वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो देख क्या आता है कि यहाँ पर हमने इसको प्रयोग हटाने के बाद एक क्या आता है, बल का गुरुत्व नियतांक स्थिरांक कहते हैं, जैसे जी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो जी है वो गुरुत्व का स्थिरांक होता है, और जी का मान एम के सिस्टम में क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी एम के एस में जो इसका जी का मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, और सी जी एस में इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर इसका होता है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, न्यूटन के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संवेग की तरफ कि संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग की तरफ चलते हैं कि संवेग क्या होता है। ठीक है, देखिए संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में पढ़ते हैं। संवेग, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको, हम मोमेंटम कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। यानी कोई भी वस्तु क्या हो रही है, गतिमान हो रही है। ठीक है, कोई वस्तु क्या हो रही है, गतिमान हो रही है। अब इसको हमें क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, इसको रोकना है। तो उस रोकने के लिए जो हम बल लगाते हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। क्या करता है, वेग पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग होता है, ठीक है, इसको स्मॉल पी से वेक्टर से व्यक्त करते हैं। क्यों, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसको वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के क्या होता है, वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यह यहाँ पर जो वेग क्या है, सदिश है। वेग क्या है, सदिश। वेग एक निश्चित दिशा में तय की दूरी होती है, तो उसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग क्या है, यहाँ पर सदिश है, तो वेग के कारण क्या होगा, ये संवेग भी सदिश राशि होगी। ठीक है, तो एन क्या होगा, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, पी वेक्टर बराबर एम इंटू वी वेक्टर। इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होती है। तो इसकी जो इकाई क्या होती है, मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होती है। तो देखिए कैसे होती है, हम देख लेते हैं। अगर मीटर को हम ये एम के इसमें यानी यानी हम द्रव्यमान को किलोग्राम व्यक्त करते हैं। ठीक है, और हम जो वेग को व्यक्त करते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार ये पूरी इकाई क्या होगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गई। उसके बाद अगर हम इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड कैसी होती है, तो न्यूटन सेकंड कैसी होती है, देखिए हम न्यूटन को हम जानते हैं कि हमने बताया था न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, हम, ठीक है, अब ये सेकंड का और गुणा हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, सेकंड का और गुणा हो रहा है। तो देखिए अगर इसको हम चेंज करें तो न्यूटन सेकंड को हम सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आ गया। तो यानी इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, इसको न्यूटन सेकंड में हम इसकी इकाई कह सकते हैं। दोनों को याद रखना है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में आ जाती है कि न्यूटन सेकंड क्या है, किसकी इकाई है, ये संवेग की इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवेग संरचना करनी है हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, जब दो चलती हुई निकाय जानबूझकर या अनजाने में टकरा जाती हैं, तो टक्कर के पूर्व निकायों का संवेग का योग और टक्कर के पश्चात गति मात्रा का योग, यानी टक्कर के पश्चात गति मात्रा में आया परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए
यानी जब कोई वस्तु आपस में टकराती हैं, क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद जो टकराने से पहले का वेग और टकराने के बाद का जो संवेग है, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। या फिर दोनों का जो योग है, जो ठीक है परिवर्तन है, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य। कहने का मतलब देखिए, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है, उसका वेग क्या है v1, तो ये क्या होगा, पहली क्या होगा, यानी टकराने से पहले का संवेग हो गया। उसके बाद देखें कि उसके बाद अगर हम देखें दूसरा दूसरा m2 और v2 है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग का जो अंतर है वो क्या होगा, शून्य होगा। उसे हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो m1 एक निकाय का द्रव्यमान, ठीक है, v1 जिस वेग के साथ चलती है पहली वस्तु, m2 दूसरी निकाय का द्रव्यमान है और जिस वेग से वो चलती है, ठीक है, दूसरी वस्तु का वेग होगा। ठीक है, अब देखिए संवेग क्या होगा, m इंटू वेग, तो निकाय का द्रव्यमान इंटू उसका वेग, तो संवेग में परिवर्तन की दर निकाय पर लगा हुआ बल होगा। क्या होगा, बल होगा। तो देखिए यानी m, अब संवेग क्या होता है, संवेग यानी यानी यहाँ पे संवेग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, और वेग में परिवर्तन, द्रव्यमान इंटू इंटू क्या कर सकते हैं हम, वेग में परिवर्तन कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए यानी जो हम वेग में यानी द्रव्यमान को हमने एक्स एम से व्यक्त कर दिया यहाँ पे, लेकिन वेग में परिवर्तन समय बटे समय को हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, तो त्वरण का सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पर त्वरण का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटे टी है, ठीक है, बराबर एफ। और हम जानते हैं कि जो फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए, तो हम इस सूत्र से यानी फोर्स को भी निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं फोर्स से, तो एम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन का नियम है दूसरा। कौन सा नियम है, न्यूटन का, इसको हम कल बताएंगे अच्छी तरह से आपको। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए, इससे सूत्र निकल जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग वृद्धि, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, अब देखिए अब जो ये संवेग संरक्षण का नियम क्या है, टक्कर के पहले दो कार्यों की गति और टक्कर के बाद पश्चात गति मात्रा। तो ठीक है, टक्कर के जो पहले परिवर्तन कितना हो रहा है, m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू बराबर कुल संवेग m1, ठीक है, m1 m2 m1 प्लस m2 बराबर इंटू वी। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल कुल अंतिम वेग है, ये क्या है, अंतिम वेग होगा। ठीक है, इन दोनों के वेग के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार इस सूत्र से हम आसानी से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम आएगा। उसके बाद चलते हैं इम्पल्स यानी आवेग। आवेग क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बल व समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। ठीक है, फोर्स और समय, फोर्स इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। बशर्ते लगने वाला वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत हो। जो लगने वाला जो बल होता है ना, शर्त क्या है इसमें, जो वस्तु पर लगने वाला बल कैसा होना चाहिए, बहुत कम कम समय तक ही कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, जो आवेग को हम जे से व्यक्त करते हैं, बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, बल यानी एफ इंटू टी, बल इंटू समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक भी न्यूटन सेकंड होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। किसका, आवेग का भी और संवेग का भी। यह भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि बल सदिश राशि है, तो ये भी कैसा होगा, सदिश राशि होगी। तो देखिए आवेग का जो न्यूटन सेकंड हो, क्योंकि जो हम बल को नापते हैं न्यूटन में और समय को नापते हैं हम सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन सेकंड आपका किसका मात्रक होता है, संवेग का भी होता है। उसके उदाहरण देख लें, हथौड़े से कील ठोकना। ठीक है, जब हम हथौड़े से कील ठोकते हैं तो उस पर हम बल लगाते हैं, तो बहुत कम देर तक ही बल लगता है। तो इस प्रकार का जो बल होता है वो आवेग होता है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे ले जाता है ताकि लगने वाला बल को कम किया जा सके, झटका महसूस नहीं हो, जिसे कैच नहीं छूटे। तो ये आवेग के कारण ही होता है, किसके कारण होता है, इम्पल्स के कारण ही होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों देखिए चाल वेग के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, परिचय पूरे। चाल वेग क्या होता है, ठीक है, उस यानी विराम क्या होता है, गति क्या होती है, उसके बाद ठीक है गति है। ठीक है, चाल वेग क्या होता है, त्वरण मंदन। ठीक है, उसके बाद संवेग आवेग पूरा पढ़ चुके हैं, उनकी क्वांटिटी यानी उनके हम मात्रा को, इकाइयों को, यूनिट्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अ, धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए कम से कम। ठीक है, धन्यवाद।